चैप्टर 13 है हमारा डिजाइनिंग फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा उसी में भी ऑलमोस्ट वही वाली बातें थी, इसी में वो वाली बातें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। यहाँ पे ये है कि मल्टीमीडिया को थोड़ा सा वेब के साथ अटैच कर दिया है कि वेब की डिफरेंट टर्म्स को जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि इंटरनेट के ऊपर हम कोई बुक पब्लिश करते हैं, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो वो सेम नेम के साथ या एक सिंगल जो कॉमन नेम होता है उनके अंदर, उसके साथ ढेर सारी वहाँ पे जो है वो पड़ी होती हैं, बुक्स हैं या आर्टिकल है, कुछ भी मीन्स के एक कीवर्ड की जो बुक्स हैं वो हजारों के लिहाज से वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनको बारी बारी देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। In 2001, there were more than 2000 published books with the word internet in their title. तो कह रहे 2001 के अंदर more than 2000 से ज्यादा ऐसी बुक्स इंटरनेट के ऊपर पब्लिश हुई जिनके अंदर उनके टाइटल के अंदर कीवर्ड था इंटरनेट। ठीक है, मीन्स उनके टाइटल के अंदर एक वर्ड था इंटरनेट, और वो जो है 2001 के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसी बुक्स पब्लिश हुई जिनके टाइटल के अंदर इंटरनेट का वर्ड हुआ। इन 2003 देयर वर मोर देन 6000। फिर अब 2001 के बाद 2003 के अंदर जब ये चेक किया गया तो ये इंटरनेट के एक कीवर्ड के साथ जो है वो 6000 से ज्यादा बुक्स थी। ठीक है, उनके टाइटल के अंदर सिर्फ इंटरनेट का मीन्स एक कॉमन वर्ड यूज हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक सिंगल वर्ड की चीज जो इतनी ज्यादा जो है वो पब्लिश हो रही है कि इंटरनेट की तादाद कितनी बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे जो डाटा है जो पब्लिश हो रहा है, जो वहाँ पे पोस्ट हो रहा है, वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इन 2006 देर वर मोर देन 10,000। ठीक है, सन 2006 के अंदर फिर कितना हुआ, उससे भी ज्यादा हो गया, 10,000 तक हो गया। 10,000 सिर्फ वो बुक्स जिनके टाइटल के अंदर इंटरनेट का वर्ड यूज हुआ। In 2010, a search at Amazon.com showed 43,196 books with the word internet in their title. और फिर क्या 2010 के अंदर जब चेक किया गया तो देखिए 43,196 इतनी ज्यादा बुक्स थी जिनके टाइटल के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड इंटरनेट यूज होता था। मतलब आप इंटरनेट का एक कीवर्ड लिखें बुक्स को सर्च करने के लिए तो इतनी ज्यादा बुक्स वहाँ पे निकल आएंगी। तो इस तरह से 2010 और अब 2020 है तो आप देखें कि कितनी ज्यादा बुक्स जो है वो अब और ज्यादा वहाँ पे पब्लिश हो गई होंगी। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। लास्ट में भी ये बात हुई थी। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए, उनकी टेक्सटिंग के लिए जो है ये यूज होता है। इसके अंदर डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं। जैसे अगर हमने कोई पेज के अंदर इमेज इम्बेड करना है तो उसके लिए टैग कौन सा होगा? IMG। ठीक है, ये हम बनाएंगे एक पेज, उसके अंदर इसको बना के देखेंगे। IMG टैग जो है वो यूज होगा इमेज के लिए। ऑडियो को इम्बेड करनी है तो ऑडियो का टैग है, वीडियो का है, इम्बेड का टैग है, कुछ भी आपने पेज के अंदर इम्बेड करना उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो HTML हमारे पास लैंग्वेज है, टैग बेस है। जो भी काम करना है उसके लिए स्टार्टिंग उसका टैग होगा, उस टैग के बाद हम वो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो करेंगे, और एट द एंड जो है उसकी क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये HTML काम करता है। द डेस्कटॉप वर्कस्पेस, the area of the screen available for your web page, called the viewport, will always be less than the full display and it is not controllable by the designer. अब देखिए हमारी जो फुल स्क्रीन है, इस फुल स्क्रीन के ऊपर जब भी हम कोई पेज खोलते हैं तो वो पेज थोड़ा सा जो है वो स्क्रीन से हट के होता है। ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं है कि स्क्रीन के कॉर्नर के ऊपर वो पेज खोल होता है, थोड़ा सा होता है। तो वो क्या व्यू पोर्ट होता है, मीन्स स्क्रीन का वो एरिया जहाँ पे हमारे पेज ओपन होते हैं उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, साइडों से थोड़ा सा छोड़ के और फिर जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है पेज, तो इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ये डेस्कटॉप जो हमारे पीसी हैं उनके लिए बात हो रही है। इसी तरह स्मॉल डिवाइसेस वर्कस्पेस कौन से होंगे? सच एज टैबलेट्स, ई रीडर, नेटबुक्स, PDA, स्मार्टफोन्स वगैरह, एंड दे अलाउ नाउन रूल्स व्हेन लेइंग आउट वेब पेजेस फॉर द स्मॉलर व्यू पोर्ट। अब हम अगर किसी के ऊपर वेब पेज खोलें, कोई भी साइट खोलें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देती है। जब किसी स्मॉल डिवाइस के ऊपर उसको खोलें, जैसे फोन के ऊपर हम लोग खोलते हैं, तो थोड़ा सा और होता है क्योंकि स्पेस जो है वो कम होती है इसकी। इस वजह से रूल स्पेसिफाई किए गए हैं अगर जो है ये किसी स्मॉलर डिवाइस के ऊपर ओपन होता है तो उसके लिए जो है वो किस तरह से उसकी रेजोल्यूशन, उसकी लेआउट को जो फिट करना है। ठीक है,
वैसे यूँ होता है कि हम लोग लैपटॉप या डेस्क जो भी है हमारा पीसी वगैरह उस पे ओपन करते हैं तो सारे जो टैब्स हैं वो यहाँ पे ऊपर जो शो हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम मोबाइल पे खोलते हैं क्या होता है कि एक वो बार सी बनी होती है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और सारे जो टैब हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये कि पहले से जो प्री डिफाइंड यहाँ पे जो रूल्स कर दिए जाते हैं कि कौन से डिवाइस के ऊपर किस तरह से ओपन होता है ताकि उसकी लेआउट, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो खराब ना हो। ठीक है, तो जितनी स्पेस हमें स्क्रीन की विजिबिलिटी या पेज ओपन करने के लिए दी जाती है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। टेक्स्ट फॉर द वेब, user preferences in the browser may alter the way text in your document looks and flow. Using CSS, you can specify your preferences for font face and many text attributes. अच्छा, अब CSS क्या है? CSS हमारे पास एक लैंग्वेज है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम अपना कोई पेज डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी स्टाइलिंग के लिए, उसकी कलरिंग के लिए, उसकी स्पेस अलाइनमेंट के लिए, उसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, फॉन्ट्स के लिए, या कोई भी आपने डिजाइनिंग या स्टाइलिंग करनी है उसके लिहाज से हम CSS कर लेते हैं। CSS के अंदर क्या हम अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बना लेते हैं और फिर जहाँ पे हमें जरूरत होती है वो प्रेफरेंसेस हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं। मीन्स हमने एक ब्लॉक बना लिया CSS की कोडिंग के साथ, वहाँ पे हमने बता दिया कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट होना चाहिए या कोई भी होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज ये होना चाहिए। फिर जहाँ पे हमें लगेगा ये वाली प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है हम जस्ट उस प्रेफरेंसेस का नेम वहाँ पे लिख के और वो वाली सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एक दफा लिखा जाएगा, बार बार यूज होगा, हर दफा जब भी इसको यूज करना तो वो नया नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, रीयूजेबिलिटी उसकी हो जाएगी। तो ये CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये वेब पेजेस की डिजाइनिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, स्टाइलिंग के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ HTML लैंग्वेज यूज हो रही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के HTML को यूज करते हुए किस तरह से हम पेजेस जो है वो बना सकते हैं, सिंपल वेब पेजेस बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स के अंदर लिखना था, ये फर्स्ट के अंदर और ये जो है वो सेकंड के अंदर लिखना था। अब ये इस तरह का पेज बनाने के लिए ये वाला इतना सा कोड है। इसके अंदर क्या है, HTML हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, विजिबिलिटी है, आपको नजर आ रहा है, शो हो रहा है कोड, आपको विजिबल है? यस मैम हो रहा है। देखिए HTML हमने क्या स्टार्ट की है HTML के टैग के साथ, और जब HTML हमने खत्म करनी है तो इसी तरह से HTML खत्म करनी है। ठीक है, ये क्लोजिंग आपको बाद में बताते हैं। HTML हमने स्टार्ट की, हेड का टैग दे दिया। हेड का टैग देते हैं जब हमने कोई टॉप बार के ऊपर जो है कोई टाइटल देना होता है उसके लिए। ठीक है, कि हेड को स्टार्ट किया, हेड के अंदर हमने क्या अपना टाइटल दे दिया, टाइटल के टैग के अंदर टाइटल का टैग स्टार्ट किया, द एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, खुद भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हमने जो भी यहाँ पे टाइटल देना है वो टाइटल दे दिया और फिर यहाँ पे टाइटल का टैग जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, अब ये जो टाइटल हमने दिया है ना, टाइटल का टैग स्टार्ट किया और टाइटल का टैग एंड किया और दरम्यान में टाइटल का वो टैग वो नेम दे दिया जो भी आपने पेज को टाइटल देना है, तो देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये टाइटल आपका शो हो जाएगा। अब हेड का काम खत्म हो गया, हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, हेड स्टार्ट किया था, टाइटल दिया, टाइटल बंद कर दिया, टाइटल के बाद अब हेड को हमने क्लोज कर देना, मीन्स अब हेड का काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, बॉडी स्टार्ट करनी है, बॉडी के अंदर क्या हमने अपना सारा टेक्स्ट लिख देना, ये जो लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से लिखना है, ये तो हमने 2 कॉलम्स इसके बनाने हैं। कॉलम्स किस तरह से बनाने हैं, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी के अंदर हमने दिया डिव अलाइन। ठीक है, डिव बना लेते हैं जिसके अंदर जो है हम बताते हैं कि हमने लेयर्स के अंदर काम करना है। डिव अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ये हमने इसके जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपने लेफ्ट देना, राइट देना, अलाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, ये भी आपको बताती हूँ बाद में। सेंटर दे दिया। अब ये क्या है, H2 HTML के अंदर हमारी 6 हेडिंग होती हैं, H1 से लेके H6 तक साइज के लिहाज से। H1 है, फिर H2 है, H3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जिस साइज की आपने हेडिंग देनी है उसका यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करने के लिए हमने H2 दे दिया। ठीक है, H1 दे सकते हैं, H3 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और इस डिव को जो है हमने बंद कर दिया। ठीक है, डिव का काम खत्म हो गया और हमने ये खत्म कर दिया। ठीक है, अब डिव आपको किधर नजर आ रही है, ये देखें, ये यहाँ पे हमने एक डिव लगाई है, यहाँ पे डिव अलाइन सेंटर। हमने कहा कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे H2 के अंदर बाद में,
उसको हमने किधर अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है। तो ये किधर एक्सप्लोजन लिखा हुआ है सेंटर में, ठीक है। और इसका साइज देखें थोड़ा सा बड़ा बोल्ड हुआ हुआ है, तो मीन्स H2 हेडिंग दे दी, H1 2 अप टू 6 तक कुछ भी दे सकते हैं। तो 1 वाले का साइज सबसे बड़ा, 2 का उसके बाद, 3 का उससे कम, 4 का इससे कम और 6 का सबसे कम होगा, ठीक है। तो हमने कहा हमें जो है इतना इनफ साइज है, हमने H2 के अंदर उसका साइज दे दिया और डिव बंद कर दिया। इस तरह से टेबल बॉर्डर साथ में हमने दिया 0 कि हमें यहाँ पे कोई टेबल जो है इनविजिबल करना है, कोई इसका बॉर्डर नहीं देना। आपने देना तो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे दे, वो जो टेबल का बॉर्डर शो हो जाएगा। सेल स्पेसिंग दे दी है 20 कि इनके दरमियान जो सेल स्पेसिंग देनी है वो कितनी देनी है, 20। ये आपकी मर्जी है। आप जब ये पेज बनाएंगे तो आप इसके अंदर डिफरेंट स्पेसिंग दे के देखेंगे कि ज्यादा स्पेस देने के कहाँ पे आपके कॉन्टेंट्स जा रहे हैं, कम देने से कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज चेंज कर करके देखेंगे। TR होता है टेबल रो, वी अलाइन टॉप, ठीक है। कि टेबल की रो क्या हमने टॉप से स्टार्ट करनी है। TD होता है टेबल डाटा, उसकी विड्थ दे दी 40, ठीक है। टेबल के डाटा के लिए विड्थ कितनी 40 दे दी। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने लिखना वो आपने दे दिया, ठीक है। ये जो है ये टेक्स्ट यहाँ पे जो है ये कॉलम 1 के लिए जो भी आप लिखेंगे ये सारा ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो इस तरह आपको बना हुआ नजर आ जाएगा। ये टेबल डाटा हमने बंद कर दिया। अब हमने दूसरा टेबल डाटा लिया जो कि दूसरे कॉलम के लिए लेना है, ठीक है। ये कॉलम 1 के लिए टेबल डाटा दिया, ये टेबल डाटा कॉलम 2 के लिए। टेबल डाटा TD विड्थ इसकी भी हमने 40 दे दी और इसके लिए यहाँ पे दूसरे कॉलम के लिए जो आप डाटा लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। TD बंद कर दिया, टेबल डाटा बंद कर दिया। TR जो है वो भी बंद कर दिया, जो पहले यहाँ पे देखा TR के अंदर स्टार्ट किया था और TR को बाद में बंद किया। टेबल डाटा 1 स्टार्ट किया उसको बंद किया, टेबल डाटा 2 स्टार्ट किया उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारा जो टेबल है वो बंद हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो टैग्स का ख्याल रखना है कि जो पहले टैग जो है आपका स्टार्ट के ऊपर हुआ है उसको बाद में आपने क्लोज करना है। मींस हर एक टैग जो है वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग होगा, उसके बाद वाला उसके लिहाज से दूसरा स्टार्ट और क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपने ये टेबल स्टार्ट किया था कि आपने टेबल बनाना है और इस टेबल के अंदर आपने जो है वो टेबल रो स्टार्ट की और टेबल रो के अंदर आपने टेबल डाटा 1 कॉलम के लिए दिया और 2 कॉलम के लिए दिया। और साथ साथ में जब आपका टेबल डाटा 1 के लिए खत्म हो गया आपने उसको बंद कर दिया, टेबल डाटा 2 के लिए खत्म हुआ उसको बंद कर दिया। अब टेबल रो ओपन थी क्योंकि टेबल की एक रो के अंदर दोनों कॉलम थे, तो उसके बाद हमने टेबल रो को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब टेबल स्टार्ट हुआ हुआ था तो उसके बाद हमने टेबल को क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HR हमारा जो है HR कहाँ से आया है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे HR दिया हुआ है? नो मैम, नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसको छोड़ दे, रो इसको अगर होगा रो पे अगर कोई हेडिंग वगैरह लगानी है नहीं, वो फिर टेबल रो के अंदर आ रही है ना, TR के अंदर आ रही है, होगी ये इनसे शायद मिस्टेक होगी या कुछ, अभी हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी है, बॉडी है, हमने इस बॉडी को क्लोज कर दिया। और बॉडी के बाद क्या है, हमारा हेड तो पहले ही हमने बंद कर दिया था और यहाँ पे HTML का टैग स्टार्ट था, HTML का हमने एट द एंड इसको क्लोज कर दिया कि HTML के अंदर बॉडी है, वहां पे हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके। ये तो ये है कि हमने 1 बाय 1 करके ले लिया, हम डायरेक्ट टेबल का टैग लगा के उसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं कितनी रोज लेनी है, कितने कॉलम लेने हैं, मींस सिंपल से इसके टैग्स हैं, वो टैग्स आपको आने चाहिए, फिर आपकी अपनी मर्जी, जिस तरह से मर्जी आप इसको डिजाइन करें। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला जरा देखें और इसको समझें, फिर ये मुझे बताएं। मैं इसको जरा जूम कर देती हूँ, इसको देखें। ये अब एक इमेज यहाँ पे एम्बेड किया है और इमेज के साथ ये सारा टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे जो है वो रैप कर दिया है। इसको देखें, ये सारा इसका कोड लिखा हुआ क्या है, 2 मिनट में देखें जल्दी से।
Image for the web. What are the most common graphic file format in use on the web today? अब वो कह रहा है कि आजकल वेब के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज हो रहा है। हमने पहले डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स पढ़े हैं। इमेज फाइल फॉर्मेट गिफ यूज होता है, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, उसके अलावा भी हमने काफी सारे पढ़े थे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं सारे यूज होते हैं वहाँ पे, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। दीज फॉर्मेट्स यूज बिल्ड इन कंप्रेशन एल्गोरिदम टू रिड्यूस द फाइल साइज, ठीक है। मोस्टली जो कह रहे हैं ये वाले यूज होते हैं जो ऊपर 4 बताए गए हैं फॉर्मेट। इनके अंदर क्या है, जो कंप्रेशन है वो बिल्ड इन है, आपको अलग से इनको कंप्रेस नहीं करना पड़ता है इमेज को, ठीक है। ये डिफॉल्ट इनके अंदर जो है वो कंप्रेशन एम्बेडेड है, जिससे आपकी फाइल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। गिफ एंड पीएनजी इमेज, इनको हम बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले। गिफ्ट इमेजेस आर लिमिटेड टू 8 बिट ऑफ कलर डेप्थ, ठीक है। गिफ्ट इमेजेस कौन सी होते हैं, जो कि 8 बिट होते हैं। 8 बिट मींस 2 raised to power 8 देते हैं तो 256 हमारे पास कलर आ जाते हैं। PNG was developed as a new open format, not require fee to replace GIF, ठीक है। PNG और GIF जो है ये हम कहते हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के अल्टरनेटिवली यूज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन GIF के अंदर क्या है, GIF जो है वो एनिमेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन PNG जो है वो एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता। But PNG does not support animation, it only use the RGB color model. PNG images may not print well, ठीक है। तो PNG वाले क्योंकि सिर्फ RGB मॉडल यूज करते हैं, ज्यादा बिट्स नहीं है, इस वजह से क्या है इतनी इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती। JPG images may contain 24 bit of color depth, means 2 raised to power 24 करेंगे तो कितने ज्यादा मिलियंस ऑफ कलर आपके पास बन जाएंगे। It uses a powerful but lossy compression method, ठीक है। ये मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी के लिहाज से तो अच्छा होगा, लेकिन जो है लॉसी कंप्रेशन है, ठीक है। इसको कंप्रेस करके डीकंप्रेस जब दोबारा करते हैं तो कुछ कंटेंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। अब लॉसी क्या होता है, लॉसी मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल इमेज इज लॉस्ट इन द कंप्रेशन प्रोसेस एंड कैन नॉट बी रिट्रीव, ठीक है। वो डीकंप्रेस करते हुए जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, दोबारा से नहीं आ सकते हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया गिफ और जेपीजी, दो इमेजेस इन्होंने दे दिए। यहाँ पे जो है हमारे पास इमेजेस जैसे होते हैं सिंपल वैसे ही पड़े हुए हैं, और यहाँ पे उनको क्या है, यहाँ पे जो है उनको कंप्रेस करके दिखाया गया, ठीक है। अब उन्होंने ये देखें यहाँ पे दिखाया कि ये वाला सिंपल ये इमेज है और ये जो कंप्रेस किया हुआ है वो इधर है। तो इनको देखेंगे जब कंप्रेस करेंगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी। क्वालिटी क्यों लो हो जाएगी, क्योंकि इसके कुछ कलर कंटेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। हमें पता नहीं चलता लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। अब देखें इस आई के अंदर ये थोड़ी ज्यादा क्लियर लग रही है, जबकि ये वाली आई क्या है, इसके अंदर देखें वो थोड़ा सा कलर जो है वो रेडिश कलर आया हुआ है, या कलर जो है थोड़े मिक्सअप हुए हुए इस तरह से, ठीक है। तो कंप्रेस करते हुए थोड़ी सी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन साथ में थोड़ा फायदा हमें ये हो जाता है कि जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। हाँ, साइज रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 27K के अंदर इमेज जो है कोई उसको वो इमेज 27K का जब उसको कंप्रेस किया तो क्या है, नहीं सॉरी 71K का था टोटल, जब उसको कंप्रेस किया तो वो 27K का रह गया, ठीक है। तो मीन्स इतनी ज्यादा उसकी किलो बाइट्स जो है वो कंप्रेस हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलरिंग क्या है, कलर कंट्रोल फॉर द एंटायर पेज आर एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। अब वो कहते हैं कि जो पूरे पेज का कलर कंट्रोल होता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक एक रो लिखने के लिए उस रो के साथ भी कलर दे सकते हैं, अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड के अंदर हम देंगे जो हमने पूरे पेज के पीछे बैकग्राउंड पे कलर होगा ना, वो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। जैसे CSS को यूज करते हुए हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर हम दे देते हैं ये वाली पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई है, बैकग्राउंड अंडर और ये डैश है अंडरस्कोर हाइफन जो भी है, कलर कॉलन, और यहाँ पे आगे जो है वो कलर का नेम दे देना, कलर का नेम या कलर का जो कोड है वो दे देना, ठीक है। कोड हमें मुश्किल होते हैं याद करने, इसलिए हम कलर का नेम भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेज की जो बॉडी होगी उसका सारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वाला कलर हो जाएगा जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं फॉर द वाइट टेक्स्ट ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड,
कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाए और उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो व्हाइट लिखा हुआ है, तो CSS के अंदर हम किस तरह करेंगे, बॉडी और बॉडी के अंदर कलर, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर दिया था, यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ कलर किसका चेंज करना है, उसके नहीं बैकग्राउंड का तो यहाँ पे वो कर देंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल में उसका टेक्स्ट का करेंगे। चलिए इसको अभी वेरीफाई करते हैं। और यहाँ पे जो कलर कॉलन और यहाँ पे उसका कलर का नेम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसका सारा चेंज कर लेते हैं। साउंड फॉर द वेब, अब ये है कि हम अपने वेब पेजेस के अंदर साउंड को भी इम्बेड कर सकते हैं, जैसे इमेज को कर सकते हैं, इस तरह से ऑडियोज को, वीडियोज को, एनिमेशन को, कोई भी चीज इम्बेड कर सकते हैं। अब अगर साउंड को इम्बेड करना है तो उसके लिए क्या है, ऑडियो का टैग यूज होता है, ठीक है। ऑडियो के टैग के अंदर जो है फिर यहाँ पे हम सोर्स दे देते हैं कि वो ऑडियो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका जो है सोर्स दे देते हैं, बाकी जो उसके एट्रीब्यूट सेट करने हैं वो दे देते हैं, ठीक है। एंकर का टैग यूज होता है जहाँ से आप लिंक करवाते हैं चीजों को, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। एम्बेड का टैग भी यूज होता है, मीन्स यहाँ पे कोई एक वे नहीं है कि ये वाला वे बता दिए तो इसी से ही करना है, डिफरेंट टैग्स, उन टैग्स को यूज करते हैं जैसे मर्जी आप लोग काम करें, ठीक है। साउंड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। मैम अगर सोर्स में से अगर हमारा टैग हमने लगाया ऑडियो का, अपना सोर्स भी बता दिए एक बार वेब को, तो अगर हम फिर वो सोर्स से अगर ऑडियो अपनी डिलीट कर दें तो क्या फिर भी वो चलेंगी वेब पे? नहीं, जब आपने ऑडियो का सोर्स ही डिलीट कर दी तो कहाँ से उठाएगा? मतलब सोर्स को रखना जरूरी होगा फिर। हाँ, एनिमेशन ऑन अ वेब पेज, लिमिट animated GIF to a small images and use a more capable plugin for the animation over large area, ठीक है। फ्लैश प्रोवाइड एनिमेशन ऑन द वेब, अब देखिए हम अक्सर पेजेस के ऊपर कोई एनिमेटेड चीजें खोलते हैं, एनिमेशंस खोलते हैं, वो नहीं चल रही होती, उनके लिए भी क्या है, डिफरेंट प्लगइन्स जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी हमने बात की थी, डिफरेंट वीडियोस को चलाने के लिए, एनिमेशन के लिए हमें जो है कुछ प्लगइन्स की जरूरत होती है, तो वो प्लगइन्स हम जब अपने ब्राउजर के अंदर ऐड कर लेते हैं उसके बाद ही वो रन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ्लैश का कहा गया, हम अक्सर फ्लैश प्लेयर जो है वो इम्बेड कर लेते हैं। अब वीडियो का टैग दिया गया, वीडियो को इम्बेड करने के लिए इस तरह से हर एक चीज का टैग दिया गया उनको इम्बेड करने के लिए, ठीक है।